तो लगभग पूरी दुनिया में जो है एक बड़ी बहस इस विचार बात पर चल पड़ी है अब कि किस तरीके से कोविड-19 जो है इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्डर को, इंटरनेशनल जो है इकोनॉमिक ऑर्डर को किस तरीके से रीशेप कर रहा है। तो ये भी एक जो है चुनौती है अमेरिका के डोमिनेंस को, चीन के राइज़ को, चीन का जो एम्बिशन है सुपर पावर बनने का, उस प्रोसेस में चीन का किस तरीके से एक सस्पिशियस पावर में कन्वर्ट हो जाना, चीन और अमेरिका के ऊपर एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप करना, अमेरिका का चाइना के से जो है इकोनॉमिक डीकपलिंग की बात करना, चाइना के मार्केट से जो है कंपनियों का हटना, उन कंपनियों को जो है दुनिया के दूसरे और देशों में रीस्टोर करना, भारत, वियतनाम, जापान जैसे देश जो है एक पोटेंशियल पोजीशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ग्लोबल जो सिस्टम है उसको भी जो है कोविड-19 बदलने जा रहा है। हम कोविड-19 के बाद की बात अभी करना बहुत मुश्किल है। जैसे हम देखते हैं कि एक एक बड़ी समस्या के रूप में पोलियो से लड़ने में हमें भारत जैसे देश को 20 वर्ष लग गए, 20 से ज़्यादा वर्ष लग गए। तो कोविड पोस्ट कोविड कहना जो है बड़ा जो बहुत जल्दीबाजी की बात होगी कि पोस्ट कोविड कब आएगा। अभी हम कोविड पीरियड में जी रहे हैं, ये कोविड पीरियड कितना लंबा चलेगा, ये कहा जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब भी लेकिन जो भी कोई पोस्ट कोविड इस कोविड जो पीरियड है, इसी पीरियड में जो है ग्लोबल स्ट्रक्चर, ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है अपने बदलाव से रूबरू हो रहा है, उससे दो चार हो रहा है। पोस्ट कोविड स्ट्रक्चर जो होगा, पोस्ट कोविड इकोनॉमी जो होगी, वो निसंदेह जो है नए तरह की व्यवस्था होगी, जहाँ पर जो है जो वर्तमान हमारी जो मानवता है, जो वर्तमान हमारा जो समाज है, वो निश्चित तौर पर कोविड के संकट को बहुत नज़दीकी से महसूस कर रहा है। तो तमाम तरह की बातें, चाहे वो स्थानीयता की बातें हों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री का जो है ये शब्द की वोकल वोकल फॉर लोकल कहना, और जो है सेल्फ डिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस होना, एटलीस्ट जो मिनिमम नीड्स हैं, जो अपनी आवश्यकता की जो बहुत ही निहायत जो छोटी आवश्यकताएं, जो जरूरी चीजें हैं, उनके उत्पादन के लिए जो है पर आत्मनिर्भर होना, आयात और निर्यात की जो अर्थव्यवस्था है उस पर डिपेंडेंसी को कम करना, चाइना का जो एक सप्लाई चेन के रूप में चाइना विकसित हुआ है, उसको उसको जो है उसको रिफॉर्मुलेट होगा। इसके साथ ही जो है जो वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चाइना जाना जाता है, वो भी जो है वो बदलेगा। तो पोस्ट कोविड जो पीरियड होगा वो कब शुरू होगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ऑर्डर को लेकर के, ग्लोबल पावर को लेकर के, और पावर को लेकर के जो जो राइवलरी है, जो स्ट्रगल है, उसको लेकर के जिस तरीके से बौद्धिक क्षेत्र में और रणनीतिकारों के डोमेन में जिस तरह से बहस चल पड़ी है, निसंदेह जो है कोविड 19 का पोस्ट कोविड 19 वर्ल्ड होगा, पोस्ट कोविड 19 जो सोसाइटी होगी, पोस्ट कोविड 19 जो नेशंस होंगे, उनका नेचर जो है बदला हुआ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। धन्यवाद सर, और वास्तव में हम आपके ज्ञान से बहुत लाभान्वित हुए। मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि मैं एक नई इंसाइट पाया हूँ। तो मैं सारे प्रतिभागियों से अपील करना चाहूँगा कि जिन्हें इसका कोई कॉम्प्लीमेंट देना हो, या कोई शांति से या शांति की अवधारणा से जुड़े हुए, या मानव अधिकारों से जुड़े हुए, किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े हुए किसी भी तरीके के प्रश्न पूछना है, या आंतरिक शांति से जुड़े हुए किसी तरीके के प्रश्न पूछना है, तो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर अम्बिकेश आपके सामने अभी लाइव हैं। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि कोई भी अगर सीधे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट करके सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप में से कोई ड्रॉप बॉक्स में डालना चाहते हैं, चैट बॉक्स में डालना चाहते हैं, तो चैट बॉक्स में अपने सवालों को लिख लें। हमारे डॉक्टर अम्बिकेश इसका उत्तर देंगे। तो मैं तब तक अमित सर से अपील कर रहा हूँ कि वो इस डिस्कशन के बारे में अपना दो शब्द कहें। दो शब्द कहने का मतलब इस बारे में कुछ अपनी प्रतिक्रिया बताएं, और तब तक मैं सारे प्रतिभागियों को इस पर
अपील कर रहा हूँ कि वो अपने क्वेश्चन जो उनके दिमाग में उठ रहे हों, वो क्वेश्चन को चैट बॉक्स में डाल दें, जिससे हम आगे इस डिस्कशन को बढ़ा सकें। हाँ, थैंक यू पीयूष। सबसे पहले तो मैं अपने एक अनुभव बताता हूँ। मैं MA प्रीवियस ईयर में था, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में था, और उस समय जिन डेज आए हुए थे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ज्वाइन किए थे, बाद में जीबी पंत और उससे भी बाद में रांची विश्वविद्यालय ज्वाइन कर लिए। तो वो आए और हम लोग को बहुत ऊंची ऊंची बात से बताए। तो हमें तो समझ में आया नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझ में आया वो क्या बताए। बस ये समझ में आया, बहुत अच्छा लगा, और ये भी समझ में आया हाँ मुझे तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे BA और MA के आज स्टूडेंट हैं ठीक वैसा ही समझे होंगे। उन्हें हो सकता है कि बहुत सारी बातें समझ में ना आई हों, लेकिन यह अवश्य समझ में आई होगी कि हाँ, कोई वक्ता हमारे बीच में बहुत अच्छी बातें, विद्वता वाली बातें, और मतलब ऐसा इम्पोर्टेंट भी है। मैंने देखा कि जैसे हम विशेष कैसे प्रारंभ में मिल्टन फ्रीडमैन का जिक्र ना करते हुए भी, अमर्त्य सेन को जिक्र ना करते हुए भी, और उनकी जो सैद्धांतिक उपलब्धियां हैं उसको मैं ऐसे जानता हूँ कि स्वतंत्र का प्रसार ही विकास है ना। जो डेवलपमेंट है ओवरऑल वो एक्सपेंशन और पॉजिटिविज्म है। और मैंने देखा कि वो सुना भी, मैं अनडाउटली कोई भी ऐसा शब्द नहीं था केवल वो बीच में जो हस्तक्षेप आ जाता है समय अवधि वाला। उसके अलावा मैं कंटिन्यूसली सर मैंने आपको सुना, और मैंने ये महसूस किया कि आप जो इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट डिस्कोर्स बना हुआ है इस समय में, जिसमें ह्यूमन सिक्योरिटी टॉप लेवल पे आता है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है, जिसमें राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे अवसरों का निर्माण करें, उपलब्ध करवाएं, जिसे लोग अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से जिनका चुनाव करें, और वे स्वयं और फिर आगे जाके देशों का विकास करें। तो एक तो ये पक्ष था। दूसरा मैंने देखा कि आप महात्मा गांधी से भी टच करते हुए आए हैं। आप बिना कहें गौतम बुद्ध के भी आसपास आए। जो ये सच में मेरे लिए बेहद एनलाइटिंग रहा। मेरा जो डेवलपमेंट डिस्कोर्स था, आज असल में उसका प्रसार हुआ है, उसमें ह्यूमन सिक्योरिटी। मैंने देखा कि आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर से आपने बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो फॉर्मुलेशन हुआ है उससे भी। तो सर मुझे लगता है कि आप मल्टी डायमेंशन आपने खोल दिया है, और जैसे आपने इस डायमेंशन को ओपन अप किया है, उससे हमारे बच्चों का भी जो माइंड है असल में ओपन अप हुआ होगा। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि वो जिन डेज की क्लास भले ही मुझे ना समझ में आई है मैं प्रीवियस में, लेकिन उन्होंने मेरे दिमाग का वहाँ से प्रसार किया है। तो आपने पीस को लेके ऐसे समय में जब कोविड हमारे बीच में है, और कोविड की वजह से हजारों लाखों करोड़ों जिंदगियां तबाह हो गई हैं, जो न्यू नॉर्मल बन गया है उसमें पीस टॉप प्रायोरिटी पे हैं। तो ऐसे समय में आप हमारे बीच में आए, इसके लिए मैं जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहूँगा सर जब भी थोड़ा बहुत मौका मिले आप सदैव हमारे बीच में आएँ, और आप
पूलर, जो माइंड पूलर हैं और जो माइंड एक्सपेंशन है, वो हमारे बच्चों को, आप वैसे जैसे केमिस्ट्री में होता है कैटलिस्ट, तब तक कोई रिएक्शन नहीं हो सकता है जब तक कि उसमें कैटलिस्ट ना हो। तो आप एक कैटलिस्ट के रूप में हमारे बीच में, हमारे छात्रों के दिमाग में आप हमेशा उपस्थित रहे हैं। मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से मैं आपका स्वागत किया था, हमेशा स्वागत करूँगा। और सच में मैं समझता हूँ कि इस लेक्चर को हमारे बीच में प्रमोद सर भी सुन रहे थे। ज्ञान प्रकाश पांडे सर भी समाजशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हमारे कॉलेज में, वे भी सुन रहे थे। कमलेश चावले सर राजनीति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर हैं, वो भी सुन रहे थे। तो हम सब के विशेष रूप से मेरा जो डेवलपमेंट डिस्कोर्स है उसमें एक्सपेंशन आया है। जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके माइंड एक्सपेंशन हुआ है, आप कैटलिस्ट सर उनके दिमाग में गए होंगे, वे आपको आजीवन सर मुझे लगता है, भले ही वो कम संख्या में है लेकिन वो आपको सदैव याद रखने वाले हैं। जैसे मैं डिंडेज को याद किया हूँ कि वो क्या सिखाए। तो इन्हीं सब लोग के साथ सर मैं पीयूष सर को आमंत्रित करूँगा। जो थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद अमित सर। थैंक यू। अब फिर हमारा एक क्वेश्चन आंसर सेशन है। हमारे कलीग हैं मोहित सर, उन्होंने क्वेश्चन किया है और आप जवाब देना चाहता है। इंडियन टीवी मीडिया इज नोन फॉर इट्स Indian TV media is known to be very noisy. How do you view its role in national जरा सा security? इस सवाल को, सवाल सुनाई नहीं पड़ा मुझे, थोड़ा सा वैसे ड्रॉप बॉक्स भी होगा, चैट बॉक्स में भी होगा। हाँ, मैं चैट बॉक्स देखने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेजर प्रॉब्लम है इंडियन मीडिया इज नोन। पीयूष सर वो यदि आप एक सवाल मैं ये देख रहा हूँ कि विश्व शांति, एक सवाल मैं देख पा रहा हूँ कि विश्व शांति स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है? अच्छा सवाल है। दरअसल विश्व शांति के निर्माण के लिए, विश्व में शांति स्थापित हो, इसी उद्देश्य से जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके विभिन्न जो एपेक्स बॉडीज हैं, अनुशांसिक जो है अनुसंधान जो उसके जो संगठन है, उनका मूल काम ही जो है विश्व में शांति की स्थापना है। और उसी के लिए चाहे वो क्या नाम है, शांति निर्वहन की बात हो, चाहे शांति रचना की बात हो, चाहे शांति निर्माण की बात हो, पीस मेकिंग, पीस कीपिंग और पीस बिल्डिंग की बात है, इनके माध्यम से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से उसके चार्टर, यूएन चार्टर के अध्याय 6, अध्याय 7, इन सब में जो चीजें वर्णित की गई हैं, वो सब कुछ जो है मूलतः जो है इसी दृष्टिकोण से है कि किस तरीके से जो है शांति की स्थापना की जा सके। और जी हाँ तो सर कंटिन्यू करिए। और मैं दूसरा सवाल है इसी के साथ, क्या शांति के लिए हिंसा आवश्यक है? आपने डिस्कशन भी किया था और शांति और हिंसा के संबंधों पर एक, हाँ, मैं इसमें कह रहा हूँ कि पुनः कि शांति के लिए हिंसा आवश्यक है। इस मामले में मैंने बताया ना कि बड़े अलग अलग तरह के दृष्टिकोण हैं। अगर हम अपने जो है इंडियन मैथोलॉजी से कुछ बात कहें तो हमने सुना था, हमारे पास एक प्रसंग है कि जो है रामचंद्र जी लगातार जो है समुद्र के किनारे खड़े होकर निवेदन कर रहे हैं उससे, और वो निवेदन नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो एक लाइन आती है कि जो है लक्ष्मण की आप बाण निकालो, तब जाकर के जो है ये बात हमारा मानेगा। या इसी तरीके से जो है हमारे जो है दूसरी मैथोलॉजी जो है जो महाभारत की है, वो भी है, उसमें भी कहा गया कि जो है शांति जब तक तभी तक स्थापित नहीं हो पाएगी जब तक जो है युद्ध न हो। तो कृष्ण जो है अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करते हैं ताकि जो है स्थापित किया सके। तो ये हमारी मैथोलॉजीज में है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे ग्रीक प्रणाली में, इंडियन जो एंशिएंट विजडम है उसमें, रोमन एम्पायर में, चाइनीज जो विजडम है, उन सब में जो है शांति को स्थापित करने के लिए युद्ध के सहारा लेने की बात कही गई है। जो
यथार्थवादी, परंपरागत यथार्थवादी चिंतक हैं, उन लोगों ने भी जो है उसको किया है। हिटलर ने भी इसको इसी तरीके से देखा है कि जो है युद्ध के बाद ही शांति आती है। मुसोलिनी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पुरुष के लिए युद्ध वैसे ही है जैसे स्त्री के लिए मातृत्व। तो इस तरह की जो व्याख्याएं हैं आधुनिक दौर में जो पॉलिटिकल थिंकर हंस जे मार्गेंथाउ ने भी कहा कि सत्य की जो राजनीति है वो सत्य के लिए संघर्ष है। तो शांति को बनाए रखने के लिए हिंसा आवश्यक है, ये एक दृष्टिकोण है। भगत सिंह ने भी भारत में शांति स्थापित करने के लिए जो है हिंसा का सहारा लिया और उनका बमों का अपना दर्शन है। तो भारत के में आज़ादी को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किए गए उसमें एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप था जो फ्रेंच फैनन की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर भी जो है किस तरीके से रिवोल्यूशनरी वायलेंस को कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट जो है रिवोल्यूशनरी वायलेंस को ड्रामेटाइज किया गया है, जस्टिफाई भी किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं, हमें देखना होगा कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में शांति को स्थापित करने जा रहे हैं। गांधी की जब हम बात करेंगे तो गांधी वहाँ बिल्कुल ये बात कहेंगे कि नहीं हमें जो है शांति की स्थापना जो है अहिंसक तरीके से ही करनी होगी। लेकिन जब हम माओ का परिदृश्य लेंगे तो वहाँ आएगा कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, और हम जो है जब तक हम हिंसा में नहीं लिप्त होंगे, जब तक जो है इस तरह के जो है हिंसक परिस्थितियों को जन्म नहीं देंगे, हम जो है असमानता और जो तरह की विभिन्नताएं हैं उनको हम रीएड्रेस नहीं कर पाएंगे। भारत में जो है इसी तरह के चारू मजुमदार ने कहा कि वो कम्युनिस्ट जो है रिवोल्यूशनरी कभी रिवोल्यूशनरी नहीं कहा जाएगा जब तक कि उसका हाथ जो है किसी बुर्जुआ के खून से रंगा न हो। तो इस तरीके से अलग अलग तरह के पैराडाइम्स हैं, परिदृश्य हैं। लेकिन मैं जो मेरा सबमिशन है वो अभी भी जो है बुद्ध और गांधी की परंपरा के साथ खड़ा है, और बुद्ध और गांधी के साथ अंबेडकर की परंपरा के साथ खड़ा है कि संस्थाओं और संरचनाओं में जिस तरह अंबेडकर का विश्वास है उसी तरह संस्थाओं और संरचनाओं में विश्वास करते हुए पढ़िए, गुनिए और उसके लिए संगठित होकर लड़िए। और गांधी और जो है बुद्ध की जो अहिंसा की परंपरा है उसमें हमारा विश्वास है कि अगर आपको एक होता है परपिचुअल पीस की बात, जिसको जो उदारवादी लोग करते हैं, जहाँ पर युद्ध की अनिवार्यता और युद्ध की जब हम परपिचुअल पीस की बात करते हैं तो युद्ध और वायलेंस की भी परपिचुअलिटी आ जाती है। लेकिन एक होता है सस्टेनेबल या लॉन्ग सस्टेनिंग पीस की बात करते हैं, तो निसंदेह जो है गांधी और बुद्ध के ही जो है की परंपरा से निकलेगा। ये कठिन है थोड़ा, कई बार आपको जो है प्रैक्टिकल भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप इसका प्रयोग करें, इस पर काम करें तो ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी है। सर ये भवनी सर के बाद से क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को दोहरा देता हूँ। इंडियन टीवी मीडिया इज नोन टू बी वेरी नॉइजी। रोज शाम को बहस होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान, और ये वो काट डालेंगे मार डालेंगे, स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो हाउ डू यू व्यू दिस रोल ऑन नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया? भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसका क्या प्रभाव है, या किसको किस तरीके से खतरे के रूप में देखते हैं, या क्या? अच्छा सवाल है भवनीत सर। सबसे पहले मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भारत में जितनी भी ये मीडिया हाउसेज हैं इनका थोड़ा सा स्टडी करिए। अगर आप स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि ये किसी ना किसी पॉलिटिकल लीडर के दामाद का है, किसी पॉलिटिकल लीडर के बेटे का है, किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। इस तरह का जो है एक सिनेरियो भारत में बना हुआ है। तो जो है बड़ा कठिन है ये कह पाना कि जो है इंडियन जो नेशनल मीडिया है, जो इंडियन मीडिया है, जो टीवी है, वो किस तरीके से जो है एक फेयर पिलर के रूप में डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर और फेयर पिलर की तरह काम करना चाहिए, उस कर पा रहा है। ये बड़ा जो है सस्पिशियस कंडीशन में है अभी। दूसरा मैं ये कहूँगा कि आप ये कह रहे हैं कि कैसे ये नेशनल डिस्कोर्स को इफेक्ट करता है। मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि मैंने शुरू में ही आपसे अभी इस लेक्चर में मैंने बताया था कि किन्हीं खास परिस्थितियों में रूलिंग पार्टी के द्वारा, रूलिंग क्लास के द्वारा, गवर्नेंस के द्वारा एक जो है फुको की जब हम बात करते हैं तो गवर्न मेंटालिटी एक वर्ड यूज किया गया है उन्होंने। तो अगर हम उसी चीज उसको उसी से अपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा बड़ा करें
तो हम देखेंगे, हमने आपसे पहले भी कहा था कि किस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी का एक डिस्कोर्स क्रिएट किया जाता है। तो जो हमारी मीडिया है, जो हमारा टीवी है, वो न सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के डिबेट को सिक्योरिटी को प्रभावित कर रहा है, बल्कि उसके डिबेट को जो है सेव भी कर रहा है। हमें जो है बता दिया जाता है कि रोज शाम को बता दिया जाता है कि जो है बहुत बुरी स्थिति है चाइना और भारत के बीच, और हमें अब ये करना है, हमें वो करना है, बहुत बुरी स्थिति है भारत और नेपाल के बीच। हम बहुत सारी ऐसी बातें हम नहीं जान पाते हैं और हमारी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। हमें ये बता दिया जाता है कि चाइना बॉर्डर पे चाइना के सैनिक जो है भारत के हिस्से में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि नो मैंस लैंड कितना है, कौन कितनी कितनी एरिया में जा सकते हैं, और कौन से लोग जा सकते हैं, जो हमारे जो पर्यवेक्षक होते हैं, दोनों पेट्रोलिंग पार्टी का कितना राइट होता है नो मैंस लैंड पर। ये सारी बातें हमें नहीं बताई जाती हैं। पेट्रोलिंग पार्टी वहाँ कितना कर सकती है, कितनी देर तक रह सकती है, दोनों पेट्रोलिंग कई हमने जो है इसके अलावा पेट्रोलिंग पार्टी के आपस के संबंध कितने अच्छे हो जाते हैं कई बार। इन सब बातों पर हमें जो है इनका इंफॉर्मेशन हमें मीडिया के द्वारा नहीं दिया जाता है, और हम इनकी स्टडी भी नहीं कर पाते हैं। और हमें सीधे ये कह दिया जाता है कि शी जिनपिंग ने कहा है कि जो है पीपुल्स गुरिल्ला आर्मी जो है किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहे, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि वो उनका जो है हर साल की तरह जो है उनका जो है वार्षिक अधिवेशन चल रहा है, और अपने हर वार्षिक अधिवेशन में जो है पीएलजीए के लिए राष्ट्रपति ये शब्द कहता ही है कि वो किसी भी स्थिति की तैयार रहें। भारत भी तो हर 26 जनवरी को अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज करता ही है, तो क्या वो दुनिया के लिए दुनिया पर अटैक करने की तैयारी कर रहा होता है क्या? तो ये सब बातें हैं जिन पर जो है गंभीरता से जो है लेमैन नहीं समझ पाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि सिविल सोसाइटी की भूमिका जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा एक चीज मैं और यहाँ ऐड करूँ कि खास करके पीएलजीए के संदर्भ में, चीन की आर्मी के संदर्भ में, कि चीन जो है एक संतान की या एक सिंगल चाइल्ड जो पॉलिसी अपना ली थी बहुत लंबे समय तक, तो पीएलजीए के बहुत सारे जो गुरिल्ला हैं वो लोग जो है एक ही बच्चे के पिता हैं, और कईयों के बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको पालना, उनको आगे बढ़ाना, उनका भविष्य सुरक्षित करना, ये जिम्मेदारी भी है। जैसे उनके पास चीन के सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वैसे ही उनके अपने परिवार की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है। तो पीएलजीए की एक अपनी लिमिटेशंस है कि किसी भी तरह के डायरेक्ट वार में इन्वॉल्व हो पाना, इंडिया के साथ, इंडिया जैसे बड़े पावरफुल देश के साथ हो पाना, ये सब मुश्किल है। हाँ, छोटी छोटी बातें, किसी के मिलिट्री इन्वेजन हो गया, हम कहीं जो है पनडुब्बियों का थोड़ा सा मूवमेंट देख लिए, पानी की जहाज़ों का मूवमेंट देख लिए, ये सब चीज़ें हैं। तो ये मैंने आपसे बताया कि ये सब जो है अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में अपने पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए भी नेता लोग ये बात करते रहते हैं। जी सर, तो एक सवाल है सुरेंद्र कुमार पांडे का कि शांति और अहिंसा में क्या अंतर है? शांति और अहिंसा में क्या अंतर है? सवाल बहुत बेहतर है। पीस एंड नॉन वायलेंस। देखिए, जब हम अहिंसा की बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा कि अहिंसा मतलब कि किसी तरह की हिंसा का न होना, यानी कि कोई भी प्रकार का जो बल की संस्था है, ताकत का प्रयोग न करना, चाहे वो मनसा हो, चाहे वाचा हो, चाहे कर्मणा हो, किसी भी तरह की ताकत का प्रयोग न करना अहिंसा है। लेकिन किसी भी तरह की ताकत का प्रयोग न होना शांति की गारंटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने घर में अपनी जो है ज़्यादातर हम देखते हैं कि अपने ही घर में हम अपनी जो है घर में महिलाओं के साथ उसे गाली नहीं देते हैं, उन्हें मारते नहीं हैं, ठीक है? तो ये एक अहिंसा की स्थिति है हमारे परिवार में महिलाओं के साथ। लेकिन ज़्यादातर बार जो है उनके पोषण का ख्याल हम नहीं रख पाते हैं। वो उनका जो अनपेड लेबर है उसको हम वैल्यू नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज नॉट बी पीस। इसे हम पीस या शांति नहीं कहेंगे उनके संदर्भ में। अहिंसक जीवन है उनके पास, उनकी तो सीधे कोई हिंसा नहीं हो रही है, लेकिन उनका काम, उनकी मेहनत, उनका प्रयास रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है। इस तरह से स्ट्रक्चर में जो है वहाँ पर जो है निगेटिव पीस अवेलेबल है, पॉजिटिव पीस वहाँ मौजूद नहीं है। वो लैंगिक रूप से वो जो है एक जो कम्युनिटी है वो जो अभी जैसे अमित सर ने कहा कि डेवलपमेंट मस्ट बी विजुअलाइज इन द एक्सपेंशन ऑफ फ्रीडम और लिबर्टी।
तो उस महिला की फ्रीडम और लिबर्टी जो है दिखाई नहीं पड़ रही है। तो इस संदर्भ में वहाँ पर पॉजिटिव पीस नहीं है, नॉन वायलेंस है लेकिन पीस नहीं है। बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्पष्ट जवाब था आपका। तो इसी के साथ जो आपने अभी घरेलू हिंसा का जिक्र किया था, उसके साथ ये सवाल है कि घरेलू हिंसा के प्रति लोगों को जागरूक किस प्रकार कर सकते हैं। मोनार्क का सवाल है और मैं चाहूँगा कि अगली बार मोनार्क अगर आए तो अपना सही नाम लिखें, जिससे हमें ऑडियंस को और भी इंट्रोड्यूस कराने में मदद मिल सके। अच्छा, सवाल क्या है कि घरेलू हिंसा को हिंसा के प्रति लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं। आपने शुरुआत में भी घरेलू हिंसा को स्ट्रक्चरल वायलेंस से जोड़ा था और इसके पहले भी आपने अभी इस जी उदाहरण में हाँ, जो इस मैं में जोड़ा। मैं जो है इस पे ज़्यादा फोकस इसलिए करता हूँ, बार बार करता हूँ कि हमने बचपन से पढ़ा है कि नागरिक जीवन में, सामाजिक जीवन में परिवार हमारी जो है प्रथम पाठशाला के रूप में सामने आता है, प्रथम इकाई के रूप में सामने आता है। तो बहुत सारी चीज़ें अगर हम अपने परिवार से ही सीख लें, अगर तमाम तरह की जो जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर जो उनको उनकी एक बेसिक और प्राइमरी यूनिट के रूप में फैमिली से ही अगर उसको हम समाप्त करने की कर लें, तो बहुत सारी जो नेशनल प्रॉब्लम्स हैं, रीजनल प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं, उनका भी समाधान हम ढूंढ पाएंगे। तो घरेलू हिंसा को हम कैसे समाप्त करें, कैसे उसको समझा, उसके बारे में काम कर सकें, ये एक्चुअली मेरे एक्सपर्टाइज का बहुत विषय नहीं है। लेकिन मैं ये कहना ये चाहूँगा कि घरेलू हिंसा के बारे में ज़्यादा काम करने के बजाय हमको जो है जो जो लैंगिक डिवीज़न है उस पे ज़्यादा हमको फोकस करना चाहिए। हमको लैंगिक डिवीज़न के प्रति थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए। हमें देखना चाहिए, अगर आप घर में देख रहे हैं कि अगर आपकी बहन के साथ किसी तरह से जो है इनजस्टिस हो रहा है, उसकी फ्रीडम कंट्रोल की जा रही है, तो आप एक पढ़े लिखे युवा होने के नाते आप इस पर आवाज़ उठाएं कि भाई नहीं, जैसे मैं हूँ वैसे हमारी बहन भी है, वैसे हमारी भाभी भी हैं, इसलिए उनके फ्रीडम और उनके जो है हेल्थ और उनकी लिबर्टी उतनी ही मायने रखती है जितना कि एक पुरुष होने के नाते पापा की, भाई की या मेरी होती है। तो इस तरह के जी मेरे ख्याल से इनका उत्तर मिल गया होगा। और ये एक बड़ा डिस्कोर्स है कि हम कैसे लैंगिक हिंसा के जो स्ट्रक्चरल रूट है उसका हम कैसे समाधान कर सकते हैं। तो दिस इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस और ये एक दिन में नहीं हो जाने वाला है। ऐसे छोटे छोटे बिल्कुल स्टेप्स हमने बिल्कुल बताए हैं और शिक्षा और जागरूकता और लगातार सरकारों के द्वारा मैं पीयूष जी, मैं बार बार लगातार इसीलिए मैं बार बार कानून कहता बनाया हूँ जाना, जागरूकता का प्रोसेस। जी पीयूष जी, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि जो डायरेक्ट वायलेंस है, सीधी जो हिंसा है, उसको तो आप समाप्त कर सकते हैं आसानी से और बहुत जल्दी। लेकिन जो संरचना में निहित हिंसा है, इसको समाप्त करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि संरचना की जो हिंसा है वो आपके दिमाग में उसकी वैधता सुनिश्चित हो चुकी है बहुत पहले से। ये एक दो दिन में उभरी हुई हिंसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि देखिए हम किसी नॉर्थ ईस्ट वाले चिपटी नाक वाले आदमी को अगर सयास कहते हैं चीन की, तो इसमें सुधार हो सकता है, क्योंकि हम जो है सयास कह रहे हैं, प्रोसेस में आगे कह रहे हैं, हमसे कोई कहलवा रहा है। लेकिन अगर हम अनायास ही चिंकी कह रहे हैं, उसको देखते हमारे मन में यही आ रहा है, ये नहीं आ रहा है कि वो हमारे नॉर्थ ईस्ट का हमारा भाई बहन हो सकता है, हम उसको देखते ही हमारे मन में तुरंत आ जाता है, अरे ये तो चिंकी है, चपटी नाक वाला। इट मीन कि हमारे मन में बस गया है। तो अगर आप कोशिश करके कह रहे हैं तब तो उसको समाप्त किया जा सकता है। कोशिश करके अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं तो आपको गाली देने से बचाया जा सकता है। लेकिन अगर गाली देना या किसी को इस तरीके से देखना आपके मन में जो है स्थापित हो चुका है, आपकी जो मानसिक संरचना में स्थापित हो चुका है, तो उसको समाप्त करना ध्रुव है, लंबा है, लेकिन असंभव नहीं है। एक अमित हैं, उन्होंने सवाल किया है कि अगर शांति को खतरा, युद्ध शांति के लिए आवश्यक है, तो चाइना ने कोविड-19 से पूरी दुनिया में अशांति व्याप्त कर दी है। तो क्या सारे कंट्रीज चाइना के खिलाफ मोर्चा बनाकर उस पर अटैक कर सकते हैं शांति स्थापित करने के लिए? जो है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये बड़ा ही जो है चाइना पर अटैक करना, देखिए 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, सॉरी जब 1919 में प्रथम विश्व जब समाप्त हुआ, तो जर्मनी के ऊपर जो है पेरिस शांति सम्मेलन के बाद जर्मनी के ऊपर बहुत सारे जो है
बंधन लगाए गए और उसको बहुत सारी चीज़ों को पे करने के लिए कहा गया। लेकिन जो है आज का जो चीन है वो उस समय का जो जर्मनी नहीं है। पहली बात, चीन इज पावरफुल और अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं सामने आ पाया है कि यह चीन से ही वायरस निकला है। आपको बता दूं मैं जानकारी के लिए कि वायरोलॉजी की स्टडी सबसे पहले अमेरिका ने शुरू की। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जब बैट पर वायरोलॉजी की स्टडी शुरू की तो उन्हें शुरुआती समय में लगा कि अरे ये तो बड़ा ही खतरनाक हो सकता है। उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को शिफ्ट किया वुहान में। ध्यान रखें, चाइना अमेरिका ने इस पूरे प्रोजेक्ट को शिफ्ट किया वुहान में, वुहान के बायोलॉजी सेंटर में। उस बायोलॉजी सेंटर को सबसे ज्यादा फंड अगर कोई करता है तो अमेरिका करता था। तो सबसे पहले इस वायरस पर काम करने का काम अमेरिका ने शुरू किया और जब उसे लगा कि ये खतरनाक हो सकता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, तो उन्होंने इसको बाइंड अप किया और सारा प्रोसेस जो है चाइना को सेंड किया और चाइना के वुहान के बायोलॉजी सेंटर में इस पर काम किया। और आपको बताऊं कि अमेरिका ऐसा बहुत सारे देशों में करता है। भारत में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ जर्मनी और तमाम देशों के साथ कई सारे जो है इस तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं। भारत के कई सारे सेंटर्स में जो है जो ये लोग फंडिंग करके इस तरह के रिसर्च करवा रहे हैं, जो चल रहे हैं। तो ये कह पाना कि सोलली चाइना रिस्पॉन्सिबल है, ये थोड़ा सा अभी मुश्किल होगा। इसके धन्यवाद अलावा सर। मेरे एक ख्याल से जो है जी जी हाँ, हम लोग तीसरे सेशन की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपका उत्तर मिल गया है कि जब तक हमारे सामने कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि वायरस मैन्युफैक्चर्ड वायरस है या चाइना की वायरोलॉजी लैब में बना है और उसे जानबूझकर दूसरे देशों में साया फैलाया गया है, तो हमारे पास इस बात का जी प्लीज अनम्यूट, प्लीज म्यूट कर दें जो भी मनोज कुमार कोई खोले हुए हैं, उससे आवाज नहीं स्पष्ट हो रही। तो जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता पूरी दुनिया के सामने और वायरोलॉजी के सामने। जी जी, देखिए पीयूष जी, किस तरीके से मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो है शुरुआत में चाइना जो है WHO की भूमिका सस्पिशियस रही। चाइना ने स्वीकार नहीं किया कि वो जांच करने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन अब चाइना तैयार भी हो रहा है, कह रहा है कि जिस एक 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 समय के साथ जैसे ये पेंडेमिक कंट्रोल में हो जाएगा वो जांच के लिए भी तैयार होगा। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियरीज ये भी कह रही है कि चाइना तब तक बहुत सारे एविडेंसेस को मिटा देगा। छोटा सा एक मर्डर होता है और आधे घंटे बाद बहुत सारे विटनेसेस गायब कर दिए जाते हैं। तो लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं, लेकिन दुनिया जो है इसी तरह से सुपर पावर्स के बीच चलती रहती है। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में आज हम सारे लोग समृद्ध हुए हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन आंसर देने का टाइम नहीं बचा है और मैं वास्तव में अपने आप को बड़ा समृद्ध महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि शांति अध्ययन हम छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ते हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हो, नारीवादी परिप्रेक्ष्य में हो, या फिर शांति बिल्डिंग की थियरीज में हो, और डिफेंस में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो ये लेकिन एक एक्सपर्ट के सामने शांति अध्ययन के सामने, शांति के सामने क्या चुनौतियां हैं, शांति के मायने क्या हैं, शांति के सामने चुनौतियां क्या हैं, हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर शांति का किस प्रकार से प्रसार कर सकते हैं। और वो शांति स्थापित भर करना नहीं है, उस शांति को सस्टेन रखना है, सस्टेनेबल पीस की अवधारणा को विकसित करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह। तो आज हमारे सामने आपने हमारा बहुत ज्ञानवर्धन किया। हम सारे लोगों की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद करते हैं और मैं अमित सर को माइक देता हूँ कि वो 3 से 4 मिनट भीतर कंक्लूड करके और एक औपचारिक धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम का समापन करें। अमित सर। हाँ, थैंक यू पीयूष। तो जैसा हमारा पूरा सेशन था, क्वेश्चन आंसर सेशन, मुझे लगा उससे भी अच्छा है। हालांकि मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ जो इस विषय पे अपना कमेंट दे सकूँ, पर 3-4 बिंदु है। प्रथम बिंदु है कि डॉक्टर अम्बिकेश ने सवालों को जिस तरह से आंसर दिया वे हमारे स्टूडेंट सीखें। कैसे सीधे आंसर दिया जाता है, आपका नाम क्या है,
तो सर एक्चुअली बचपन में मेरा नाम था, ऐसे नहीं लिया जाता है। आपका नाम क्या है? तो अमित भूषण द्विवेदी। ये क्वेश्चन आंसर ऐसे होता है। तो बच्चे मैं समझता हूँ अवश्य इनसे सीखेंगे। और पीयूष सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इसलिए क्योंकि आपने बहुत अच्छा सेशन होस्टिप जो है आपने बेहद अच्छे से निर्वहन किया। और जाहिर सी बात है डॉक्टर अम्बिकेश का हमारे बीच में होना हर्ष की बात है, गौरव की बात है, छात्रों के लिए अवसर की बात है। और जो एक आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना जिस पे आजकल बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं, तो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पनाओं में यह भी एक संकल्पना है कि हमारे जितने भी रिसोर्स पर्सन्स हैं वे स्टूडेंट्स को जो भी उनके पास हैं उनको ट्रांसफ़र करें। और छात्रों के लिए मेरे पास एक सूचना है, ये सूचना है कि डॉक्टर अम्बिकेश के बहुत सारे वीडियोज उनके यूट्यूब चैनल है ज्ञान विमर्श, उस पर उपलब्ध हैं। और वहाँ पे उनके जो सुपरवाइजर हैं टीपी सर, उनके भी कुछ वीडियोज हैं और भी वीडियोज हैं वहाँ पे। तो प्लीज़ इनके जो चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है ज्ञान विमर्श। उन वीडियोज को आप देखिए और निश्चय रूप से जो आपका नॉलेज का लेवल है वो प्रतिदिन प्रतिपल उन वीडियोज को देखने के साथ ही वो एनहांस होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर अम्बिकेश, आपने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष सर, आपने सेशन को होस्ट किया। फिर मैं वो अपनी क्षमताओं मैं को खुद अपने आप बताया। को इस बार समृद्ध पा रहा हूँ। सभी मैं महसूस पीयूष कर सर, रहा हूँ ये ज्यादा बेहतर था इससे पहले का, पहले से ज्यादा बेहतर सेशन था ये मेरे अच्छा। लिए। और मेरा भी जो व्यवधान होता था आपके सवाल पूछने में और क्वेश्चन दिखाने में, मैंने उस व्यवधान को समाप्त करने में शायद सफलता आज पाई है। तो इसलिए जी आप बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट वाले सेशन में मैं हैंडल नहीं कर अमित सर पाया अगर था। मुझे सुन रहे हैं तो हाँ एक हाँ मिनट के भीतर हाँ। अगर कोई कॉम्प्लीमेंट करना चाहे तो प्लीज अनम्यूट करके कॉम्प्लीमेंट करें प्लीज। भवनीत हेलो हेलो। हाँ हाँ भवनीत भवनी सर, सर। आपकी आवाज आ रही है, जी बोलिए। सर, सुन पा रहे हैं आपको। जी मेरी आवाज सुन आ पा रही है रहे हैं आपको? सर, आपको सर। जी 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 सर, जी। आइए। बिल्कुल बिल्कुल मेरी सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, थोड़ा ऑडियो में प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मैं, आवाज आ रही है मेरी बिल्कुल आपको? सर, जा रहे हैं। हाँ ओके। हाँ बिल्कुल आ रही है सर। हाँ तो थैंक यू। बहुत सुन के, और मेरे लिए तो ये टॉपिक हम पढ़ते रहते हैं सारा न्यूज़पेपर्स में भी और न्यूज़ चैनल्स पर भी, लेकिन कभी इतना डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट समराइज किया सर ने इसको 1 घंटे में। काफी एनलाइटेंड मैं फील कर रहा हूँ और काफी हद तक मैं अब चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल टॉपिक्स हैं। ये डिप्लोमेसी इसमें शामिल हो जाती है, घरेलू हिंसा से लेकर बॉर्डर पर जो हिंसा है सब इसके परिधि में आ जाती है। और सर ने हमको एक स्केलेटल फ्रेमवर्क दिया है, ऐसा फ्रेमवर्क जिसका हम यूज कर सकते हैं बेसिक रूप में हर चीज को अच्छी तरह समझने में। तो अम्बिकेश सर, थैंक यू वेरी मच फॉर धन्यवाद टीचिंग अस, फॉर सर। एनलाइटनिंग अस। यस सर, ओवर टू यू पीयूष सर। थैंक यू सर। और 1 मिनट बचा है, मेरे ख्याल से उससे भी कम समय बचा है। एक बार मैं सारे लोगों की तरफ से, सारे प्रतिभागियों की तरफ से, अमित सर की तरफ से, पुनीत सर की तरफ से, प्रमोद पांडे जुड़े थे हमारे साथ, ज्ञान पांडे सर जुड़े हैं, उनकी सबकी अपने विद्यार्थियों की तरफ से मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। और आज इस सभा का औपचारिक समापन किया जाता है और इसका वीडियो एडिट करके हम प्रयास करेंगे कि आपको यूट्यूब लिंक इसके उपलब्ध हो जाए, जिससे हम लोग को इस ज्ञान को हमेशा सस्टेन कर पाएंगे, सस्टेनेबल नॉलेज हो जाए हमारे सामने, जैसे सचिन की बात की है। थैंक यू। ओके, आप बहुत लोग बहुत भी धन्यवाद। प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। नमस्कार। और ये अंतिम अवसर ना हो सर,